का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में मोदी के खिलाफ मैदान में डटे केजरीवाल का विरोध लगातार जारी है। अब केजरीवाल को विरोध के चलते संकट मोचन मंदिर परिसर से जाना पड़ा, जहां पर वो परिवार समेत 15 अप्रैल से ठहरे हुए थे। खबर है कि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं ने वहां से चल रही सियासी गतिविधियों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब केजरीवाल बीएचयू के नजदीक दुर्गाकुंड इलाके में ठहरे हैं। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने नया राग अलापा है। केजरीवाल ने कहा कि उन पर अभी तक जितने भी हमले हुए हैं उसके पीछे केवल बीजेपी का हाथ है। केजरीवाल ने ये बातें एक जनसभा के दौरान कही। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के चुनावी सर्वे में केजरीवाल नरेंद्र मोदी से पिछड़ गए हैं। पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे में अरविंद केजरीवाल को मोदी के मुकाबले 50,000 वोटों से पिछड़ता बताया गया है। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विनोद मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुमार विश्वास ने विनोद मिश्रा पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। कुमार विश्वास ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें राहुल और प्रियंका का नाम नहीं है। कुमार ने राहुल और प्रियंका पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। अमेठी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विश्वास पर सड़क जाम करने, धारा 144 का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। उधर धमकी देने के मामले में विनोद मिश्रा नाम के शख्स पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाराजगी गैर जायज नहीं है, बिल्कुल गैर नाजायज है। क्या कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? जी जिनको दर्ज होगा, इनके खिलाफ भी मतलब धारा 144 का दर्ज हो गया है। 100 आचार संहिता उल्लंघन का, 144 के उल्लंघन का उनके खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास अमेठी के गौरीगंज थाने में धरने पर बैठे थे। कुमार विश्वास का आरोप है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता विनोद मिश्रा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बीजेपी ने गिलानी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि उसने गिलानी के पास कभी कोई दूत नहीं भेजा, न ही भेजने की बात कभी की गई। बीजेपी ने साफ किया है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती है। ऐसे में किसी दूत को भेजकर गिलानी जैसे शख्स से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी ने नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। गिलानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 कश्मीरी पंडितों को अपना दूत बनाकर कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए मेरे पास भेजा था। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें। हालांकि सैयद अली शाह गिलानी ने मोदी पर सवाल भी खड़े किए। गिलानी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के तले रहने वाले लीडर्स कभी कश्मीर की हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। उस आइडियोलॉजी पर उसने हलफ लिया है, आरएसएस की वो जो उनकी आइडियोलॉजी है, और फिर वो बीजेपी का एक लीडर है और उस हैसियत से भी वो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में हकीकत पसंदाना पॉलिसी तैयार करने के लिए तैयार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। अब्दुल्ला ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ जम्मू में भी नरेंद्र मोदी की लहर है। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स के साथ बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो मोदी की लहर को नहीं समझ पा रहे वो बुद्धू है। Those of us who deny completely the presence of a Modi factor in this elections are living in fool's paradise. There is a huge Modi undercurrent in a lot of places, and this was visible in the lower reaches of Jammu as well. उमर अब्दुल्ला भले ही मोदी की लहर मान रहे हों, लेकिन बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने हुबली में कहा कि बीजेपी को इस चुनाव में फायदा मिल रहा है, जिसके लिए सबसे पहले कांग्रेस जिम्मेदार है और उसके बाद मोदी फैक्टर। श्रेय किसको देंगे? नहीं, मेरी बात मानो। मोदी जी का नंबर 2 आएगा। पहला नंबर तो कांग्रेस पार्टी को ही श्रेय जाएगा। मोदी लहर के बारे में खुद नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सिर्फ बीजेपी की लहर है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का युवा बीजेपी को शक्ति देगा और हम 300 सीट हासिल करेंगे। नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिकता की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। सीएनबीसी आवाज को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि वो हार स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें वोट बैंक की राजनीति मंजूर नहीं है।
चुनाव आयोग की रडार पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आ गए हैं। चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को वोट के लिए धमकाने के आरोप में नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पहली नजर में आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी हैं। दरअसल बुलंदशहर में मुलायम सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने वाले टीचर्स को मन से धमकी दे दी थी। मुलायम ने कहा था कि अगर इन टीचर्स ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो रेगुलर करने का आदेश वापस ले लिया जाएगा। अब कर दिया फिर के बाद तो वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। उधर पाबंदी नहीं हटने से खफा समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने चुनाव आयोग पर भड़ास निकाली है। आजम खान ने कहा कि आयोग से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि माफी तो अपराधी मांगते हैं। अपराधी माफी ही मांगते हैं, अपराधी माफी ही मांगते हैं। आपसे कहा ना, अपराधी माफी ही मांगते हैं, हम अपराधी नहीं हैं। आजम खान ने कहा कि चुनाव आयोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मानता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कमीशन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ बैठा है। तो क्या कोर्ट जाएंगे ये और सारे इंसाफ को ठेंगा दिखा रहा है। बिल्कुल जा सकते हैं। आजम खान ने अमित शाह पर बैन हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शाह से पाबंदी हटा ली गई, लेकिन मेरे नोटिस का जवाब पढ़े बगैर हमारी रैलियों पर पाबंदी बरकरार है। बगैर हमारा नोटिस पढ़े हमें सजा दे दी और दूसरे हमारे साथी को जिस पर यही इल्जामात थे उनके विड्रॉ भी किए। आजम खान के भाषणों और रैलियों पर लगी पाबंदी के खिलाफ उनके समर्थकों का गुस्सा रामपुर में फूटा। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आजम समर्थक काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। आजम खान पर जारी चुनाव आयोग की पाबंदी के विरोध में इलाहाबाद में आत्मदाह पर आमादा युवकों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रोका। सिविल लाइन चौराहे पर समाजवादी छात्र समाज से जुड़े इन युवकों और पुलिस के बीच इस दौरान भिड़ंत भी हो गई। पुलिस ने सामूहिक आत्मदाह पर आमादा समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। ये युवक लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने 12 छात्रों को गिरफ्तार किया। चुनाव आयोग से बैन हटते ही बीजेपी यूपी के प्रभारी अमित शाह फिर से सक्रिय हो गए हैं। लखनऊ में वो बीजेपी दफ्तर में पहुंचे और पार्टी की अगली रणनीति को लेकर नेताओं के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने यूपी के महाधिवक्ता विनय चंद्र मिश्रा को नोटिस भेजकर आरोप लगाया है। उन्होंने सरकारी खर्चे पर कई जिलों में यात्रा कर समाजवादी पार्टी का प्रचार किया है। वहीं महाधिवक्ता ने सारे आरोपों को गलत बताया। आज असम में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। दोनों ही असम के नगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी बोरघाट के पास रैली करेंगे, वहीं राहुल गांधी गोरू फील्ड खेल मैदान में जनसभा करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी असम के बरपेटा और दरांग में भारत विजय रैली को संबोधित करेंगे। फिर मोदी बिहार के चुनावी दौरे पर निकलेंगे। यहां पर वो कटिहार और सुपौल में रैली को संबोधित करेंगे। उधर राहुल गांधी भी असम के अलावा पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा नॉर्थ और मुर्शिदाबाद में राहुल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहेंगे। आज वो सबसे पहले खरगोन में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर बाद करीब 2 बजे रतलाम में चुनावी रैली करेंगे। सोनिया गांधी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी। सोनिया यहां राहुल गांधी के प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। यहां वो नंदमहर इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी मां के चुनाव प्रचार के लिए 20 अप्रैल को रायबरेली में जनसभा करेंगे। ये सभा रायबरेली के लालगंज इलाके में होगी। हाल ही में सोनिया के प्रचार में प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। वसुंधरा राजे के मैराथन दौरे का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली राजस्थान के करौली में कराने का इंतजाम किया है। राहुल गांधी करौली के माथुर स्टेडियम में 20 अप्रैल को चुनावी रैली करेंगे। इस रैली के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज इटावा में रैली करने वाले हैं। यहां पर वो नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुलायम औरैया में भी रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मुलायम के गढ़ मैनपुरी में रहेंगी। मायावती यहां मुलायम को चुनौती देने और अपनी पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगी। इंदौर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण की टोपी उछाल दी गई। राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े एक शख्स ने प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर उनके सिर से टोपी उठाई और मेज पर फेंक दिया। अचानक टोपी उछाले जाने से प्रशांत भूषण सन्न रह गए। प्रशांत भूषण पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी पीछे से ये शख्स आया और उनकी आम आदमी पार्टी वाली टोपी उतार दी। प्रशांत भूषण ने हमलावर का हाथ पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हमलावर को घेर दिया और कमरे से बाहर लिया। दरअसल कश्मीर को लेकर जनमत संग्रह कराने के प्रशांत भूषण के पुराने बयान से राष्ट्रवादी संस्था खफा है और इसी के विरोध में संस्था से जुड़े एक कार्यकर्ता ने प्रशांत भूषण की टोपी उछाली।
आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? जय श्री राम, जय श्री राम। प्रशांत भूषण जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाहर राष्ट्रवादी संस्था के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया और काले झंडे लहराए। ये लोग प्रशांत भूषण वापस जाओ के नारे भी लगा रहे थे। इनके जवाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भजन गा रहे थे। प्रशांत भूषण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले तब भी उनका विरोध हुआ। प्रशांत भूषण की गाड़ी को भी राष्ट्रवादी संस्था के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। हो हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लखनऊ में दिल्ली से आए कांग्रेस के एक विधायक की बुरी तरह पिटाई हो गई। कुछ लोगों ने कांग्रेस विधायक हसन अहमद की जमकर पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विधायक पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल हसन अहमद शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी जव्वाद के समर्थक वहां पर आ गए और विधायक जी की पिटाई शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आया उसी को हथियार बना लिया गया और विधायक जी को पीटा गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से विधायक हसन अहमद लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करने लखनऊ पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ ये घटना घटी। हमलावरों ने मौलाना जव्वाद के खिलाफ बोलने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। विधायक जी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। राजस्थान के अलवर में पैसे के लेन देन के मामले में बीजेपी के एक कैंडिडेट से मंच पर खुसर फुसर करने को लेकर बाबा रामदेव घिर गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है और रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कल ही चुनाव आयोग में एक प्रार्थना की है कि इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ और बीजेपी के और जितने लोग शामिल हैं, इसमें जो पैसा बांटने में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उनको सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई और होनी चाहिए। जितने लोग हैं पूरी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि यह काले धन का मामला है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि काले धन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले रामदेव खुद काले धन के खेल में शामिल हैं। काले धन की बात करते हैं और खुद काले धन से लिप्त हैं। ये इनकी राजनीति है और ये दोमुखी जो चेहरा है ये देश के सामने अब उभरता आ रहा है। कांग्रेस ने रामदेव और बीजेपी कैंडिडेट महेंद्र चांदनाथ के इस वीडियो के बहाने बीजेपी को भी घेर दिया है। कांग्रेस ने पूछा कि काले धन के खेल में शामिल अपने कैंडिडेट के खिलाफ क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन ने रामदेव और बीजेपी कैंडिडेट महंत चांदनाथ की इस बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ रामदेव के कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। हालांकि रामदेव और बीजेपी कैंडिडेट ऐसी बातचीत को सिरे से नकार रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो 16 अप्रैल को बारामती में सुप्रिया सुले के लिए वोट मांग रहे हैं। अजित ने लोगों को वोट नहीं देने पर धमकी भी दी कि अगर वो वोट नहीं देंगे तो उनके गांव में पानी नहीं पहुंचेगा। गांव के लोगों ने उनसे पानी के बारे में पूछा तो अजित पवार बोले कि उनके प्रयास से ही उन्हें पानी मिल रहा है, नहीं तो ब्रह्मा भी ये काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि लोगों के वोट से न सुप्रिया जीतेंगे और न हारे। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए अजित पवार की वीडियो पर जवाब मांग दिया है। बीजेपी और आप ने भी वीडियो की जांच कराने की मांग की। बारामती से आप प्रत्याशी सुरेश खोपड़े ने अजीत के खिलाफ मतदाताओं को धमकाने की शिकायत दर्ज कराई। कानपुर शहर में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमने सामने हुए। अलग अलग मैदान में दोनों की रैलियां हुई और दोनों के निशाने पर एक दूसरे रहे। मोदी यूपी को शेर देने की बात बराबर उठाते हैं और अखिलेश यादव को ताना देते रहते हैं। इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि गुजरात के शेर को रखने के लिए इटावा में 300 एकड़ में पिंजरा बनवाया गया है। मोदी और अखिलेश दोनों की ही रैलियों पर मौसम की मार पड़ी। मोदी के आने से पहले उनका मंच आंधी तूफान में गिर गया तो अखिलेश की सभा में भी एक तंबू उखड़ गया, लेकिन अखिलेश मोदी पर चुटकी लेने से बाज नहीं आए। कानपुर में अखिलेश ने मोदी पर तो खूब निशाना साधा, लेकिन उनकी सभा में भीड़ नदारद रही। उन्हें सुनने के लिए बेहद कम लोग पहुंचे थे। यहां तक कि मंच के सामने जो कुर्सियां लगाई गई थी वो भी अधिकतर खाली नजर आई। अखिलेश ने मोदी पर तो खूब निशाना साधा, लेकिन उनकी सभा में भीड़ नदारद रही। उन्हें सुनने के लिए बेहद कम लोग पहुंचे थे। यहां तक कि मंच के सामने जो कुर्सियां लगाई गई थी वो भी अधिकतर खाली नजर आई। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर उनके गढ़ में ही घेरा। इटावा की रैली में मोदी ने कहा कि मुलायम बलात्कारियों पर अपने नाम के मुताबिक ही मुलायम है। मोदी ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को हाथियों की चिंता है तो दूसरे को शेरों की, लेकिन किसी को भी इंसान की चिंता नहीं। यादव बहुल इटावा में मोदी ने जाति का कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि उनका यदुवंशियों से पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण गुजरात की द्वारका नगरी में ही बसे थे।
समाजवादी पार्टी के एक मंत्री रविंद्र श्रीवास्तव ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सैफई हवाई पट्टी पर हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। हालांकि राज्य मंत्री रविंद्र श्रीवास्तव ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि इसके राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। अपने मौन के लिए आलोचना झेलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले 10 साल में 1000 से अधिक भाषण दिए हैं। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने यह दावा किया है। वो उन आरोपों का जवाब दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि पीएम ने जनता से उतना संवाद नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। पंकज पचौरी ने पीएम को न बोलने वाली छवि के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश के अन्य लोकतंत्रों से कहीं ज्यादा प्रगति की है और जीडीपी 3 गुना बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रैली की। सोनिया ने मोदी के विकास मॉडल को खोखला बताते हुए कांग्रेस के विकास मॉडल को बेहतर बताया। सोनिया ने कहा कि सूबे का विकास कांग्रेस करेगी। यूपी के फिरोजाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली करके अखिलेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। माया ने मुस्लिम समुदाय से खास तौर पर सहयोग मांगा। रैली में उमड़ी भीड़ से माया काफी उत्साहित भी दिखी। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से रावेड सीट से चुनाव लड़ रही है। रक्षा का 3 साल का बेटा गुरुनाथ भी अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और वोट मांग रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक राखी बिरला ने पंजाब के होशियारपुर में रोड शो किया। यहां पर वो अपनी पार्टी की उम्मीदवार यामिनी गोमर के प्रचार में पहुंची हुई थी। वहीं उज्जैन में भी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में रोड शो किया। अमीषा ने कड़ी धूप में भी लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील की। बीजेपी ने चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका आजमाया है। पार्टी ने पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर एक कॉमिक्स निकाली है। इस कॉमिक्स के जरिए मोदी के विचार लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। गोरखपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है। आईएमए ने कहा कि उंगली पर स्याही का निशान दिखाने पर इलाज में 25 से 30% की छूट दी जाएगी। इसका लाभ 2 दिन तक लिया जा सकेगा। कोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद रैगिंग का रोग खत्म नहीं हो रहा है। इस बार मामला नोएडा से है, जहां पर एक मीडिया संस्थान के भीतर से रैगिंग की सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एनिमेशन का कोर्स करने वाले एक छात्र के साथ रैगिंग की गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सीनियर छात्र अपने जूनियर की कान पकड़कर उठक बैठक करवा रहे हैं, उसे थप्पड़ भी मार रहे हैं। इससे भी मन नहीं भरा तो चप्पल उतार ली और उसकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, इन बेखौफ छात्रों ने इसका एमएमएस भी बना डाला। पीड़ित छात्र इस घटना के बाद से डिप्रेशन में है और उसे संस्था पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि सीनियर छात्रों ने उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल भी किया और धमकी दी कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देगा तो उसके एमएमएस को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मामले की शिकायत जब संस्थान के प्रबंधन से की गई तो उन्होंने वीडियो क्लिप को जब्त कर पीड़ित छात्र को उसके घर भेज दिया। पुलिस ने भी पहले मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद उसने केस दर्ज कर आरोपी छात्रों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली से सटे नोएडा के एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त आग लग गई। सेक्टर 18 के जीओपी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गई। आग में करोड़ों के नुकसान की खबर है। जीओपी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते इसने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और धुआं निकलने लगा। बिल्डिंग में सैकड़ों दफ्तर और कई ब्रांडेड शोरूम है जो आग की चपेट में आ गए। बिल्डिंग में आग की खबर लगते ही हड़कंप मच गया और अफरा तफरी भी मच गई। लोग बिल्डिंग से निकलकर जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं आसपास की बिल्डिंग के लोग भी दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बिल्डिंग में सुबह सुबह आग लगी थी और उस वक्त तेज हवा भी चल रही थी, जिसके चलते लपटें और बढ़ती चली गई। हवा की वजह से आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का काफी नुकसान हो गया। शाहजहांपुर में गुस्साई भीड़ ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा तब फूटा जब इस तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर हुई मौत के बाद लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करके उसे आग के हवाले कर दिया। हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों फरार हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग लगा दी और हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और जाम खुलवाया। असम के कामरूप जिले में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। यहां पर एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने पहले तो आरोपी की पिटाई की, फिर उसके घर में आग लगा दी। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को शांत करने की कोशिश की तो लोग भड़क गए और पुलिस से ही उलझने लगे, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के भिंड में बारातियों से भरी बस पर हाई टेंशन तार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। राजधानी दिल्ली में 2 कारों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि साकेत इलाके में हुए इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।
दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों छात्र बिहार के रहने वाले थे और सभी कोरियन लैंग्वेज के छात्र थे। हादसा करीब रात 2 बजे हुआ। हादसे के बाद कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीनों छात्र एक बाइक पर सवार होकर कैंपस से बाहर जा रहे थे। अचानक उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से जाकर टकरा गई। 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल ये पूरा मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने में है। पुलिस हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक छात्र नशे में हो सकते हैं या फिर तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हो सकते थे। मृतक छात्रों के घर खबर दे दी गई है। दिल्ली के रनौला इलाके में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां मोटरसाइकिल से हुई टक्कर में किशोर की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक सरकारी स्कूल में एसिड को पानी समझकर इस्तेमाल करने से एक झुलस जाने की खबर आ रही है। स्कूल प्रशासन ने इन बच्चियों को अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले जाकर छोड़ दिया है, जिससे पीड़ित छात्राओं के परिजनों में खासा गुस्सा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत के बाद पहुंचे एक मरीज के पेट से 12 सोने के बिस्किट निकले हैं। इनका वजन 400 ग्राम है। माना जा रहा है कि 85 साल के इस मरीज ने ये कोल्ड बिस्किट जानबूझकर निकले थे, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। मरीज की सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अगर 2 दिन पेट के अंदर गोल्ड और रहता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को खबर दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार होने वाले मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अमेरिकी कंपनी मैकेंजी में नौकरी करेंगी। ईशा ने मैकेंजी में बतौर कंसल्टेंट ज्वाइन किया है। ईशा ने 2013 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। IPL 7 के अपने पहले मुकाबले में मैक्सवेल और डेविड मिलर की बेहतरीन पारियों की बदौलत किंग्स 11 पंजाब की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब के सामने जीत के लिए 206 रनों का लक्ष्य रखा था। IPL 7 में खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। 133 रन के टारगेट का पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन अजिंक्य रहाणे और बिनी के आगे सनराइजर्स हैदराबाद की एक नहीं चली और राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच आखिरी ओवर में 3 गेंद बाकी रहते जीत लिया। IPL में आज पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच है। दूसरा मुकाबला कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। IPL फिक्सिंग में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए बीसीसीआई ने 20 अप्रैल को आपात बैठक बुलाई है। दक्षिणी सूडान में शरणार्थी शिविर पर सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। 58 लोगों की मौत हो गई। माउंट एवरेस्ट पर हुए एक भीषण हिमस्खलन से 12 पर्वतारोही नेपाली शेरपा की मौत हो गई। जमीन से लगभग 6000 फीट ऊंचाई पर हुए हादसे में 4 पर्वतारोही अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को मेक्सिको में भूकंप के तेज झटकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लापता मलेशियाई विमान MH370 के मलबे की तलाश में लगाई गई रिमोट से संचालित एक छोटी रोबोटिक पनडुब्बी ने 5वां अभियान शुरू कर दिया है। 4 अभियान के दौरान लगभग 110 वर्ग किलोमीटर इलाके की तलाश की जा चुकी है। अमेरिकी नौसेना की साइड स्कैन सोनार युक्त मानव रहित पनडुब्बी ब्लूफिन 21 हिंद महासागर में उस इलाके में तलाश कर रही है जहां से 4 ध्वनि संकेत मिले थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न से जब से रिलीज हुई अपने एंटरटेनमेंट फैक्टर और मैसेज की वजह से सुर्खियों में रही है। ताजा खबर यह है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी यह फिल्म देखी है। अभिनेता अनुपम खेर के निर्देशन में बनी शॉर्ट फिल्म आई वेंट शॉपिंग फॉर रॉबर्ट डिनेरो का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का नया गाना रिलीज किया गया है। कौशल मुनीर के लिखे इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया। इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद